Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to my class again। आज हम सब लोग एक बार फिर से ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारी रिएक्शंस डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कि रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। और साथ ही साथ में हम लोग आज इफ़ेक्टिव कोलिजन थ्योरी क्या होती है रिएक्शंस की, ये भी डिस्कस करेंगे। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इस चीज़ को भी हमें आज की क्लास में समझना है। तो आज की क्लास आपके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इस वजह से होने वाली है क्योंकि हमें आज की क्लास में मेनली पढ़नी है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी को समझना है कि रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। आप सब पूरी एकदम ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में अगर आपने कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट भी मिस किया तो आपको कुछ भी आगे समझ में आने वाला नहीं है। बिकॉज जितना भी कुछ मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा सब एक दूसरे से रिलेट करता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर किसी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो जनरली टेम्परेचर जब हम किसी रिएक्शन का इंक्रीज़ करते हैं तो उस रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका जो रेट होता है ना, ये लगभग 2 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाता है। समझ में आई बात? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो उसका रेट लगभग 2 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेरा रिएक्शन का रेट जो है वो 2 टाइम तक हो जाता है, मीन्स 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ देखिए रिलेट करती है आपकी इफ़ेक्टिव कोलिजन थ्योरी से। इफ़ेक्टिव कोलिजन थ्योरी में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। अब देखिए इफ़ेक्टिव कोलिजन थ्योरी ये कहती है, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको इसका बताऊँ, कि कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड होती है, मीन्स उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स आपके तभी फॉर्म होते हैं जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, यानी आपस में इनका कोलिजन होता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इस टकराने के प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो होती है ना, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी वही अब आपकी हीट में धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। और आपने ऊपर से टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो रिएक्शन की है वो से टेम्परेचर का सपोर्ट मिलता है, मीन्स टेम्परेचर उसे सपोर्ट करता है और आपका रिएक्शन में कोलिजन्स की टेंडेंसी टेम्परेचर को बढ़ाने पे बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे ना, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी अब पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और वो टक्कर और भी ज़्यादा होने लगेंगी। जितनी ज़्यादा टक्कर होंगी उतना ही ज़्यादा तेज़ आपकी रिएक्शन होगी। इसी वजह से टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर रेट रिएक्शन का लगभग 2 गुना तक हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको वेरिएशन ज़रा सा दिखाना चाहूँ कि किस तरह से मेरा काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है ये इंक्रीज़ होती है एनर्जी रिएक्शन की इंक्रीज़ करने पर, तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ अगर आपको प्लॉट करके दिखाऊं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या कि इंक्रीज़ होते जाती है। और यहाँ पे हम ग्राफ अगर देखिए तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच ना खींच के चलिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वर्सेस यहाँ पे हम टेम्परेचर के बीच का ग्राफ खींच लेते हैं, जिससे कि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। टेम्परेचर, या फिर आप इसी को एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसे एनर्जी बोल देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें तो देखिए जो ग्राफ आपका बनता है ना रिएक्शन के लिए, वो कुछ इस टाइप का बनता है। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो आपको पीक पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी है? काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी है
जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास में होगी, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स आपके इसी एनर्जी से ट्रैवल कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए एक अगर किसी हम वेसल में बात करें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो उसमें आपका कोई एक ही मॉलिक्यूल तो है नहीं, उसमें मॉलिक्यूल्स ढेर सारे होते हैं। और किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को देखकर सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अंदाज़ा लगाना ये सही बात नहीं है, बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पर इसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो काइनेटिक एनर्जी है ना जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास में होगी। समझ में आई बात। और यहाँ पर देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी वाले ग्राफ का आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है। मींस आपके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात आ गई समझ में। तो ये ग्राफ आप याद रखिएगा, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी ई के बीच का। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक काम और कर लेते हैं। रेट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी तो आपने समझ ली कि टेम्परेचर के ऊपर कोई रिएक्शन पर्टिकुलरली किस तरह से डिपेंड करती है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। हमें ये समझना होगा कि आखिर कोई केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है। इसके बारे में ये एक बहुत ही अच्छी सी थ्योरी दी गई है जिसमें ये समझाया गया है कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से होती है, किसी भी रिएक्शन के होने की प्रोसेस क्या होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। ओह सॉरी, मैंने यहाँ गलती से रिएक्शन लिखा है, इसे आप थ्योरी कर लीजिए। समझ में आई बात। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी देखिए आपकी क्या कहती है। अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से जाएं तो इसमें जो आपके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के, उन्हें सॉलिड स्फेयर्स माना गया है, मतलब उन्हें एक ठोस गोलों की तरह से ट्रीट किया जाता है। और हम कहते हैं ना कि कोई भी रिएक्शन आगे तभी प्रोसीड होगी जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, इनका आपस में एक दूसरे से कोलिजन होगा। लेकिन एक और यहाँ पर शर्त ये होती है रिएक्शन के प्रोसीड होने की कि ये जो भी कोलिजन्स यहाँ पर हो रहे हैं, ये सारे कोलिजन आपके कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। मतलब ये कोलिजन्स ऐसे होने चाहिए ना कि अगर टक्कर हो रही है मेरी तो इस टक्कर का मुझे कुछ इनपुट मिले। आप अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर देखिए बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर मेरे लगभग जो है 10 to the power 27 कोलिजन्स 10 to the power 27 कोलिजन्स पर सेकेंड होते हैं, पर सेकेंड, और वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब अगर एक किसी छोटे से वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पे मैं बात करूं तो उसमें पर सेकेंड लगभग 10 to the power 27 कोलिजन्स होते हैं। और ये कोलिजन्स ना बहुत ही ज़्यादा हैं। इतने कोलिजन अगर हो जाएं तो मेरी रिएक्शन को तो कंप्लीट होने में टाइम ही नहीं लगेगा, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक्चुअली में सारी रिएक्शंस तुरंत ही इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट नहीं हो जाती, बल्कि इन रिएक्शंस के कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम में रिएक्शंस लेती हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि इसमें से जो सारे कोलिजन्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर सारे कोलिजन्स इफ़ेक्टिव आपके हो जाते तब तो आपकी रिएक्शन तुरंत की तुरंत कंप्लीट हो जाती। अब इफ़ेक्टिव होने का मतलब अब देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो हमारे हर क्लास में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं स्टूडेंट्स के आपस में, लेकिन ये सारे झगड़े इफेक्टिव नहीं होते हैं आपके, क्योंकि अगर इनमें से हर झगड़ा आपका इफेक्टिव होने लगे ना तो रोज़ के रोज़ आपके पेपर में खबर छप के आएगी कि आज उस स्कूल में 2 लेट गए, उस स्कूल में 3 निपट गए। समझ में आई ना बात। लेकिन ऐसी खबरें हम देखते हैं अखबार में, जल्दी हमें देखने को नहीं मिलती। रीज़न क्या है कि जो भी आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं ना वो इफेक्टिव नहीं है। समझ में आई बात। उसी तरह से यहाँ भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा तो रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी टक्कर इफेक्टिव नहीं है जो कि मुझे रिजल्ट निकाल के दें। इसमें से कुछ ही टक्कर इफेक्टिव होती हैं, और जो टक्कर इफेक्टिव बन पाती हैं वही रिएक्शन को आगे ले जाती हैं, बाकी की बात वहीं पे निपट जाती हैं, वहीं रुक जाती हैं। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि किसी भी टक्कर के इफेक्टिव होने के लिए, मतलब अगर मैं बात करूँ कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर अपना कोलिजन इफेक्टिव करना है तो उसके लिए यहाँ पे 2 टाइप्स के बैरियर होते हैं जिन्हें उसे क्रॉस करना होता है। पहला आपका होता है एनर्जी बैरियर। कौन सा? एनर्जी बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर क्या है, चलिए इसे समझते हैं।
एनर्जी बैरियर का मतलब ये है ना कि आपके किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी ये है कि उस कोलिजन से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है ना वो एक मिनिमम एनर्जी लेवल को क्रॉस कर जाए। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ ऐसे फिर से बना के दिखाऊं, इसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व कहते हैं, जो अभी मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ। हम इसे क्या कहते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व। और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व जो होता है वो देखिए कैसा होता है। हम इसे बनाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। मतलब ये जो भी मैं आपका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का ग्राफ होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनिशियली बात करूँ, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो ग्राफ मेरा बनता है ना वो कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि ये जो पीक पॉइंट है, ये वाला पीक पॉइंट, अब इस बार तो देखिए हम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये आप याद रखिए, ये जो पीक पॉइंट है आपका, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, यानी ER का मतलब क्या? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि पहले से ही है मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि आपको मालूम है अब मॉलिक्यूल्स आपस में मूवमेंट कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। तो ये वही एनर्जी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ER, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, तो देखिए ये जो आपका ग्राफ है ना, अब ये किस टाइप का बन जाता है? अब ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे ऐसा बढ़ता है और फिर इसके बाद में ऐसा हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ का ये जो आपको पीक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, इस जगह पे लगभग, ये पीक पॉइंट आपके लिए क्या है? इसे हम बोलते हैं ET। अब व्हाट इज ET? ET है यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हिंदी में हम इसे कहते हैं दहली ऊर्जा। बात आई समझ में? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी है जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ही चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपका कोलिजन जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसे इफेक्टिव बनाना है, लड़ाई को इफेक्टिव बनाना है, तो आपके कोलिजन से प्रोड्यूस जो एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो लगभग बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी मैं बोलूँगा कि मेरा कोलिजन इफेक्टिव है। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हुई, या ठीक है, या फिर लगभग इसके बराबर भी नहीं हुई, कम हुई इससे, तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरा कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। समझ में आई बात। मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है जिसे आपको क्रॉस करना ही होगा अगर आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। समझ में आई बात। अच्छा, अब एक चीज़ आप और इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की है तो देखिए इनिशियली वाइट वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो वाइट वाले ग्राफ में आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फ्रैक्शन कुछ इतना दिख रहा है। समझ में आ गई ना बात। लेकिन देखिए जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये रेड वाला जो आपका ग्राफ है ये बढ़े हुए टेम्परेचर के बाद बना है, तो अब अगर आप देखें तो आपके जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद का टोटल एरिया है वो लगभग बढ़ के इतना हो चुका है। समझ में आ गई ना बात। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, जो कि लगभग आप देख सकते हैं पहले का कितना है, 2 टाइम है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो पहले से लगभग कितना हो गया है, 2 टाइम हो गया है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेरा रिएक्शन का जो रेट है वो लगभग 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो अगर कोलिजन इफेक्टिव बनाना है तो पहली कंडीशन क्या है, एनर्जी बैरियर, यानी आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसे इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, यानी ET से। समझ में आ गई बात। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है तो यहाँ पे आपका कोलिजन इफेक्टिव होने की टेंडेंसी है, क्योंकि आपके जो भी रिएक्टेंट की एनर्जी वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे आपका कोलिजन इफेक्टिव हो गया, कोलिजन इफेक्टिव।
ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसी है, कम है या लगभग इसके बराबर है, तो यहाँ पे एक आपका जो है नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन इफेक्टिव कोलिजन। मतलब यहाँ पे आपका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, टक्कर प्रभावी नहीं होगी कि वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा पाए। बात आ रही है ना आपको समझ में? तो इतनी बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा एक और आपके सामने बैरियर आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। इसका नाम क्या होता है? ओरिएंटेशन बैरियर। इसे समझना बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर में देखिए क्या होता है आपका कि आपके टक्कर जो हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक अच्छी तरीके से ओरिएंट हो, मतलब उनकी जो 3D अरेंजमेंट है वो भी अच्छी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो लोग का सिर आपस में लड़ाना चाहता हूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा टक्कर अच्छी कब होगी? जब दोनों के सिर आमने सामने होंगे। ऐसे भर से लड़ा दिया, सबसे अच्छी टक्कर होगी। लेकिन अगर एक का भी सिर जरा सा दाएं बाएं आगे पीछे है तो ये टक्कर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का वो भी कोलिजन के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली ओरिएंट भी होना चाहिए अगर उन्हें कोलिजन इफेक्टिव बनाना है। और कोलिजन इफेक्टिव क्यों बनाना है? ताकि मेरी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सके। रिएक्शन आगे प्रोसीड आपकी कब होगी? जब आपके जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपके जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक नहीं जा सकती है, मतलब इनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये यहाँ तक पहुँच सके, तब आपको कुछ एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। समझ में आ रही ना बात? तो ये जो एनर्जी आप अपनी तरफ से देंगे वो कितनी देंगे? ऑब्वियस सी बात है इस एनर्जी गैप के बराबर, ये जो बीच में एनर्जी का गैप पड़ता है इसी के बराबर आप एनर्जी देंगे ताकि यहाँ से यहाँ तक आपकी रिएक्शन पहुँच जाए और यहाँ से आगे तो खुद चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये जो एनर्जी मैं दूंगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, इसे बोलता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे मैं EA से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिससे जब आप प्रोवाइड कर देंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। मतलब एक तरीके से बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप एक्टिवेट कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। समझ में आ रही ना बात? इसी वजह से मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए आपके सामने और अच्छा से बन के आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो देखिए किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, देखिए ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम, तो ET माइनस ER किसके बराबर होगा? एक्टिवेशन एनर्जी के। और यहाँ से आप थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू आप जान क्या लिख सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि ET इज इक्वल्स टू होता है EA प्लस में ER। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसी कोलिजन थ्योरी को अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी का वो हम यूज़ कैसे करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें एक एक करके आराम से। चलिए तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ ली? इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी का एक अच्छा छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा। इसमें आपने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन के परफेक्ट होने के लिए, मतलब कि प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी ये है कि उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हो। अब चलिए इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक जनरल रिएक्शन की बात करूँ कि A2 प्लस में B2 से 2 टाइम्स ऑफ AB का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? ये एक मैंने जनरल रिएक्शन दे दी। तो देखिए इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसे हुई है? A2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये A और ये भी आपका A, तो ये आप मॉलिक्यूल आपका किसका हो गया? A2 का। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आपके पास B2 का भी मॉलिक्यूल होगा, तो ये हो गया आपका B2 का मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? अब देखिए हुआ क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये A2 का जो मॉलिक्यूल है ये और B2 का मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। अब इस समय जब ये अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ना आपकी वो कैसी है?
मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें इन मॉलिक्यूल्स की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी है, मिनिमम है। बात आ रही ना आपको समझ में। अब देखिए आगे हुआ क्या फिर से, जब यहाँ पर आपके ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ में अप्रोच कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आगे जाने पर देखिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। समझ में आ गई बात, दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मतलब दोनों का हो जाएगा यहाँ पे कोलिजन। तो ये आपका ए और ये आपके बी और बी एक दूसरे से टकरा गए, A2 और B2। समझ में आई बात। अब देखिए इस समय होगा क्या, ये आपकी बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी क्या बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट जो टकराए हैं जब ये, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि अब ये बीच की स्टेज बन गई। समझ में आई बात। इस ट्रांजिशन स्टेट पे देखिए होता क्या है, जो पुराने बॉन्ड्स थे, जैसे ए और ए के बीच का ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक होने लगेगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होने लगेगा, और यहाँ से ए बी के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, एक तरफ ये ब्रेक हो रहा है, एक तरफ से फॉर्मेशन आपका हो रहा है। इस टाइम देखिए ट्रांजिशन स्टेट पे अगर हम बात करें, तो आपका मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी हो जाती है, मिनिमम, जबकि अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी पहुंच गई है, मैक्सिमम हो गई है। समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए फाइनली होगा क्या, जब ये आपस में टकरा गए, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे मेरी बन गई, तो इसके बाद आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ए बी का, और एक और मॉलिक्यूल यहाँ से ए बी का आपका फॉर्म हो गया, और ये अब दोनों मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से वापस दूर जाने लगेंगे। मतलब अब आपकी फिर से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है उसे हमने इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे बड़े आराम से एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहले A2 और B2 दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए होंगे। जब ये टकराए होंगे तो बनी होगी बीच में मेरी एक ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे A2 और B2 आपस में टकरा के जुड़े होंगे और पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए होंगे और नए बॉन्ड्स यहाँ से फॉर्म हुए होंगे, और देन फाइनली इसके बाद AB का फॉर्मेशन हो गया होगा। ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। रिएक्शन के प्रोसीड होने की यहाँ पे यही चांसेस होती हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच के कुछ ग्राफ बना के दिखाऊंगी, मतलब अब यहाँ पे देखिए चांसेस दो टाइप के हैं। हो सकता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो, या फिर हो सकता है इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई हो। मतलब ये जो रिएक्शन है ये दो टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये आपकी एक्सोथर्मिक हो सकती है, दूसरा ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो उनके ग्राफ्स वगैरह किस टाइप के बनेंगे ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिससे आपका डाउट इतने पोर्शन से अगर रिलेटेड कोई हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों केस में चलिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। कब कब, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक और दूसरा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ हमें बनाना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं उसी पर्टिकुलर रिएक्शन की, मतलब ये A2 प्लस B2 से 2 टाइम्स ऑफ AB की, और मैं बोलूं कि अगर ये रिएक्शन आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो देखिए हुआ क्या होगा। शुरुआत में आपके पास A2 और B2 जो रिएक्टेंट्स हैं इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। समझ में आ रही है बात। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इनके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी की वैल्यू थी, जिसे मैं क्या बोलूँगा ER, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से ये रिएक्शन टाइम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे प्रोसीड हुई, मतलब आपके A2 और B2 एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली यहाँ पर इस पीक पॉइंट पे जाके इन्होंने फॉर्म कर ली क्या, ट्रांजिशन स्टेट, जिसे मैं TS से दिखा रहा हूँ। समझ में आ गई बात। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब आपके दोनों मॉलिक्यूल्स देखिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तभी तो ट्रांजिशन स्टेट पे आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई थी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे भी जब आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उनकी देखिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है, समझ में आ रही बात। और फाइनली ट्रांजिशन स्टेट पे ये कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब जब ट्रांजिशन स्टेट को ये क्रॉस करेगा तो वापस से पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इस स्टेट पे जाके आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। यानी ये जो स्टेट है ये किसे डिनोट कर रही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी ईपी को। बात आ रही है आपको समझ में, बिल्कुल आएगी। अब यहाँ पे आपके पास देखिए कुछ एनर्जी गैप्स आपको बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का ये जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है ना, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं एक डिफरेंस है बीच में एनर्जी का। तो ये होती है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी आप 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद जो हीट का अमाउंट होता है उसे हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं कॉमनली। अगर हीट हमें मिली है तो एंथैल्पी आपकी कैसी होती है, नेगेटिव। और अगर हमने हीट दी है तो एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है ना, वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कैसी है, कम है। देखिए प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है। इसी वजह से ये जो आपकी रिएक्शन है ना वो कैसी है, एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज हो गई है। यहाँ से हीट क्या हुई है, रिलीज हो गई है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से देखिए जो डेल्टा एच आपका होता है वो क्या होता है, ई पी माइनस ई आर के बराबर, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। और आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, ज़्यादा है। यानी कम माइनस ज़्यादा कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा आ रहा है, निगेटिव। और निगेटिव होने का मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात आई ना समझ में। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, वो इस टाइप का बनेगा, पहाड़ी वाला ग्राफ, ठीक है। तो इस पहाड़ी ग्राफ को आप याद रखिए। अब मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ से ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए अगेन फिर से मेरे पास शुरुआत में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास। तो इस एनर्जी को मैं किससे डिनोट करूंगा, ई आर से। ई आर क्या है मेरे लिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन फिर से आपकी प्रोसीड हुई होगी आगे, फिर से पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हुई होगी जब ए और बी एक दूसरे की तरफ बढ़े होंगे। और फाइनली यहाँ पे जाते ही इन्हें क्या मिल गई होगी, ट्रांजिशन स्टेट, जिस पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी हो गई होगी, मैक्सिमम। और इसके बाद अब फिर यहाँ से ये जब डाउन होना शुरू हुआ होगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फिर से घटनी शुरू हुई होगी। और यहाँ पर मान लेते फाइनली आके आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। यानी ये स्टेट किसे रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को। समझ में आई बात। अब फिर से देखिए, अब तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये आपके दो फॉरबिडन एनर्जी गैप्स हैं यहाँ पे, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट के बीच का ये जो गैप है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच ये जो एनर्जी गैप है, इसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और आपको मालूम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ई माइनस ई आर के बराबर। और इन दिस केस आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पे हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। और जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की एनर्जी तो ज़्यादा होनी ही है रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे ई पी माइनस ई आर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है। और एंथैल्पी जब भी पॉजिटिव होती है तो ये डिनोट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। बात आई ना समझ में। तो आप ये भी याद रखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो पहाड़ी वाला ग्राफ बनता है वो कैसा होता है,
एक्सोथर्मिक के लिए जो पहाड़ी वाला ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, दोनों पहाड़ी ग्राफ आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। समझ में आई बात? तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर अब जाके हमने कंप्लीटली एकदम डिस्कस कर लिया कि इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी क्या होती है और इसे किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व भी बना के वहाँ पे देख लिया, जहाँ पे हमने ये देखा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है और ये किस तरह से डिपेंड करता है किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, मीन्स किस तरह से इफेक्ट डालता है। समझ में आई बात? तो वो कर्व, साथ में ये दोनों कर्व भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अब चलिए हम लोग फाइनली फिर से अपने टेम्परेचर वाले टॉपिक पे आ जाते हैं और अब हम देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को, कि किस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन मुझे ये समझाती है कि कोई रिएक्शन टेम्परेचर पर कैसे कैसे डिपेंड करती है। चलिए हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, सॉल्यूशन चैप्टर में भी मैंने आपको उनका नाम बताया था, वॉन्ट ऑफ। आर्हेनियस इक्वेशन जो मेरी होती है ना, उसे सबसे पहले प्रपोज तो वॉन्ट ऑफ ने किया था, मतलब सबसे पहले उसे प्रस्तावित किसने किया था, वॉन्ट ऑफ ने। लेकिन इस पर जो एक डिटेल स्टडी की, इसे एक्सप्लेन जो अच्छे से किया, वो किसने किया, आर्हेनियस ने। इसी वजह से हम सारा क्रेडिट किसे देते हैं, आर्हेनियस को, और रिएक्शन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखिए आपका होता क्या है, हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व में देखा था आपके दो ग्राफ एक ही में, एक ग्राफ आपका ऐसा था और दूसरा ग्राफ आपका जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा था तो वो कुछ इस टाइप का बन रहा था। सही है ना? यहाँ पर देखिए ये था थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर आपका। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल्स आपके इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, उनका जो फ्रैक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया किसके बराबर होता है, e⁻⁻ EA अपॉन में RT के, जहाँ पे EA आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है आपका टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? E को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये देखा गया कि जो मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, उनका फ्रैक्शन मतलब उनका नंबर कितना होता है, e⁻⁻EA/RT के बराबर। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर कहने का मतलब सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। मतलब कि अब जो रिएक्शन का आपका रेट है वो ओवरऑल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रेट है रिएक्शन का R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, e⁻⁻EA/RT के। समझ में आई बात आपको? क्या इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है ना बात? अब देखिए इसे आप मान लीजिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन। हम एक चीज़ और जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जनरल रेट लॉ होता है क्या, R = K इंटू समथिंग, कोई कंसंट्रेशन, और उसकी पावर क्या होती है, ऑर्डर। यही होता है ना, ये जनरल रेट लॉ की फॉर्म है हमारे लिए। तो यहाँ से देखिए आपका कंसंट्रेशन वगैरह जो भी होता है ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू मुझे दी होती है। तो ओवरऑल अगर मैं इसे कांस्टेंट दूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के। समझ में आ गई बात? तो इसे मान लीजिए आप क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों एक साइड के टर्म्स एक जैसे हैं। R इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आ गई बात ना? जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका नाम A और आपके भाई का नाम B है, और आपके जो है पापा का नाम क्या है, P है, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो A जो है उसके पापा कौन है, P है, और B जो है उसके भी पापा कौन है, P है। तो इसका मतलब A और B आपस में क्या है, एक दूसरे के भाई है। हम ऐसे ही समझते हैं ना। तो यहाँ पे भी देखिए बात वही है कि e⁻⁻EA/RT के भी पापा R हैं,
के भी पापा आर है, तो इसका मतलब जो के और ये ई है इन दोनों का भी आपस में भाई भाई का रिलेशन है, यानी ये भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या बना सकते हैं कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर टी। बात आई ना समझ में, क्योंकि आर के ही दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आपस में भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अब यहाँ से देखिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या आएगा आपका, के इज इक्वल्स टू में कैपिटल ए इंटू ई टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर टी। समझ में आई ना बात। ये जो ए यहाँ पर आया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आर्हीनियस कांस्टेंट के नाम से। और ओवरऑल ये जो आपकी इक्वेशन बनी है के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर टी, इसे हम सभी लोग कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। समझ में आ गई ना बात, यही है आपकी आर्हीनियस इक्वेशन। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए ये आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी बताती है टेम्परेचर से। ये टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को आपस में रिलेट करती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो टी है ये किसे डिनोट करता है, टेम्परेचर को, और के आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपकी आर्हीनियस इक्वेशन है। इस फॉर्म में तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन इसकी मैं एक और फॉर्म आपको दिखाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन भी उसी से ही पूछा जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन आप सभी याद रखिए। अब मैं इसे वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू कैपिटल ए ई रेज टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर इंटू टी। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ से मैं बोलता हूँ ना, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो जब आप दोनों साइड लॉग कंसीडर करेंगे तो यहाँ होगा लॉग के इज इक्वल्स टू में, देखिए ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर इंटू टी। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखिए आप नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले रहे हैं तो बेस कैसा आएगा ई, और यहाँ पे बेस कैसा आ रहा है आपका ई, नेचुरल लॉग हमने लिया दोनों तरफ। अब यहाँ से देखिए आगे काम हम करेंगे तो क्या होगा, लॉग के बेस ई है यहाँ पे आपका इज इक्वल्स टू, ये लॉग एम इंटू एन की फॉर्म है तो ये किस में ओपन हो जाएगी, लॉग ए बेस ई प्लस में आपका लॉग ई रेज टू द पावर माइनस में ई ए बाई आर टी, और इसका भी बेस कितना होगा यहाँ से ई। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए होगा क्या, लॉग के बेस ई इज इक्वल्स टू में लॉग ए बेस ई, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है तो यहाँ से माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी आगे आ जाएगा आपका, तो माइनस में ई ए अपॉन में आर टी आगे आ गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका लॉग ई बेस ई। अब देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया था ताकि ये ई बेस ई की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और मेरी ये जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए। ठीक, अब यहाँ से देखिए फाइनली आपके सामने जब ये वैल्यू 1 हो गई तो बचा कितना, लॉग के बेस ई इज इक्वल्स टू में लॉग ए बेस ई माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। बात आई ना आपको समझ में। यहाँ से अब देखिए हमें करना क्या होगा, करना हमको यहाँ से ये है कि इस जनरल इक्वेशन को हम लोग याद रखते हैं और अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो देखिए जब हम T1 टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो T1 टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा, K1 होगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और T2 टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा उसके लिए मान लेते हैं K2। तो अब यहाँ पे अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर बात करें तो देखिए T1 टेम्परेचर पे कोफिशिएंट कितना होगा मेरा K1, तो लॉग K1 बेस ई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लॉग ए प्लस में ई ए अपॉन में आर T1। बात आई आपको समझ, सॉरी प्लस नहीं माइनस में आपका, ये मान लीजिए आप अपनी तरफ से फर्स्ट एक्सप्रेशन। फिर यहाँ से आएगा सेकंड वाला लॉग K2 बेस ई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके लिए हो जाएगा लॉग ए बेस ई, यहाँ दोनों तरफ माइनस में ई ए अपॉन में आर T2। इसमें क्या आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, तो इसे आप मान लीजिए सेकंड एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बोलता हूँ ना
कि आप क्या करिए, सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को माइनस करिए, सबट्रैक्ट करिए। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मैं एक छोटा सा ना अच्छा सा रिलेशन आपको बना के दिखा दूँ कि किस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प से हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किसी रिएक्शन के रेट वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए जब आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो एक टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगा, log K2 बेस ई माइनस में log K1 बेस ई, एक साइड तो ये आपका बना, इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप ये माइनस ये लिखेंगे तो देखिए log A बेस ई आपके ये टर्म तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपका देखिए माइनस में बचेगा ये वाला EA अपॉन में RT2, और ये टर्म माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका EA अपॉन में RT1। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए यहाँ से हम रफ करते हैं इसे, बिकॉज इतना तो अब आप समझ ही चुके हैं, और फिर इसके आगे का काम हम करते हैं अपना अच्छे से एकदम। यहाँ से अब देखिए क्या होगा, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आगे log K2 माइनस log K1 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log K2 बाई K1, और बेस में क्या चीज़ E। समझ में आई बात। इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ से मेरा EA अपॉन में RT1 है और EA अपॉन में RT2, ये माइनस का है, तो मैं अगर यहाँ से EA अपॉन में R कॉमन ले लूँ तो देखिए EA अपॉन में R कॉमन निकालने पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से मेरा क्या बचेगा, 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। समझ में आई ना बात आपको, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से आप क्या करिए, अब ये नेचुरल लॉग E रिमूव करके मैं बेस को क्या बनाना चाहता हूँ, 10, क्योंकि मुझे इन केमिस्ट्री जनरली बेस यूज़ क्या करना होता है, 10 यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी आपको मालूम है हम लॉग का बेस E से बदल के 10 करते हैं तो हमें अपनी तरफ से 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2.303 log K2 बाई K1, और बेस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में RT, और यहाँ पे देखिए ये फाइनली क्या बन गया, T2 माइनस का T1 अपॉन में T1 इंटू T2। बात आई ना समझ में। हम इसका LCM लेके यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अब ओवरऑल देखिए आप इस 2.303 को इधर भेज दीजिए, तो एक्सप्रेशन जो आपके सामने फाइनली बन के आएगी वो ये log K2 बाई K1 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 यहाँ नीचे आ जाएगा, RT नहीं आएगा देखिए यहाँ से, बिकॉज T तो हमने अंदर ले ही लिया था। ये बनेगा EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस में T1 अपॉन में T1 इंटू T2। बात आई आपको समझ में। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ से बन के आई है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से। इसमें देखिए क्या है ना कि अगर आपको किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मालूम हो और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर आपसे उनके रेट वगैरह की बात करें, तो दोनों डिफरेंट टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रख के ना आप दोनों रेट कांस्टेंट यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसकी कैलकुलेशन की हेल्प से आप रेट तक भी आराम से पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही ना बात। तो ये इंपॉर्टेंस है एक तरीके से आर्हेनियस इक्वेशन की। समझ में आ रही बात आपको। इतने में आपको बिल्कुल कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम जो यहाँ तक अपना पहुँचे थे, ये log K1 और यहाँ तक, ये हम कहाँ से होते हुए पहुँचे थे, ये हम लोग पहुँचे थे आपका एक जनरल एक्सप्रेशन से, जो कि क्या थी, log K बेस E इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म क्या थी, log A बेस E प्लस में आपका EA अपॉन में RT, माइनस का एक्चुअली सॉरी माइनस का EA अपॉन में RT। इसी जनरल एक्सप्रेशन से हम होते हुए पहुँचे थे। अब मैं आपको इसे फिर से क्यों याद दिला रहा हूँ, बिकॉज ना हमसे ग्राफ पूछता है कि आप ना मुझे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बना के दिखाइए कि log K वर्सेस ये जो आपके टेम्परेचर वगैरह वाले कर्व हैं, यानी टेम्परेचर में log K वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो आप बना के दिखाइए कैसा बनता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार केमिकल काइनेटिक चैप्टर से पूछा गया है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इतना पोर्शन मैं पहले रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए
ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मुझे क्या करना होता है, पहले तो ई वाले टर्म को गायब करना होता है, क्योंकि जब भी मैं ग्राफ वगैरह बना रहा हूँ तो मुझे log 10 बेस में यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ से जब मैं ई को गायब करूँगा तो मेरे सामने क्या बचेगा, 2.303 log के और बेस में क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी देखिए ई गायब करूँगा तो 2.303 में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे log ए, बेस में आपका क्या बचेगा ई, ई नहीं 10 हो जाएगा, और माइनस में ई ए अपॉन में आर इंटू टी। यहाँ से ये आपके सामने बच गया। समझ में आ रही है बात। अब आप देखिए यहाँ से करिए क्या, जब आप इस 2.303 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, log के बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 इसके नीचे आएगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, log ए बेस 10 माइनस में 2.303, ये वाला जो है इसके नीचे आएगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज ऊपर ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो ये बन जाएगा 2.303 r इंटू टी। बात आई ना समझ में। अब देखिए मुझे यहाँ से क्या करना होगा, इसी एक्सप्रेशन को अच्छे से मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गई, log के बेस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 r, ठीक है। इतना मैं एक में कर देता हूँ पोर्शन आपका ये, और बाहर क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन में t, प्लस में आपका यहाँ पे क्या बच रहा है log ए बेस 10। समझ में आई बात। ऐसे मैंने इसे क्यों लिखा अभी बताता हूँ। इसकी कंपैरिजन अगर आप y इज इक्वल्स टू में m x प्लस c से करा दें तो देखिए आपको रिजल्ट्स क्या मिले। ये y एक्सिस पे कौन होगा, log के बेस 10, ठीक है। x एक्सिस पे आपका कौन जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, यानी log के वर्सेस 1/t के बीच मुझे ग्राफ खींचना होता है। तो 1/t ये जो वैल्यू है कहाँ जाएगी, x एक्सिस पे। स्लोप आप देख रहे हैं कि कैसा है मेरे सामने, नेगेटिव है, और किसके बराबर है, ई अपॉन में 2.303 r के बराबर है। और c की वैल्यू कितनी है, log a बेस 10 के बराबर, और साथ ही साथ में कैसी है, पॉजिटिव है। तो अब इन सारे डेटा की हेल्प से मैं आराम से अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। इतना ही तो डेटा चाहिए होता है मुझे किसी भी इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन की अगर ग्राफ बनानी है तो इतना डेटा मेरे लिए सफिशियंट है। देखिए कैसे बनाऊँगा ग्राफ। मैं यहाँ पर सबसे पहले दो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा। ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, अच्छी नहीं लग रही देखने में। अब ये तो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस, और ये मेरी मान लेता हूँ कौन सी है, x एक्सिस। x एक्सिस पे मुझे क्या पुट करना है, 1/t, और y एक्सिस पे मेरा क्या होगा, log k। तो मुझे इसी log k वर्सेस 1/t का ग्राफ देखना है कैसा होगा। तो आप देखिए c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे वो कहीं यहाँ पे है और कैसा है, पॉजिटिव। तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है, log a के बराबर है। समझ में आई बात। स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव, मतलब जो भी एंगल होगा स्ट्रेट लाइन का वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और आपका डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप कितना है, माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 r के बराबर है। समझ में आई बात। ये क्या है, इसका स्लोप है m इज इक्वल्स टू, ठीक। और आपने देख ही लिया कि a बेस 10 तो आपका पॉजिटिव है, 1/t के बीच में मैंने ग्राफ यहाँ पे खींच दिया। तो ये वाला जो ग्राफ है देखिए, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि log k वर्सेस 1/t का मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो उस ग्राफ तक आप कैसे पहुँचेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से। सबसे पहले आप आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से ये log वाला रिजल्ट डिराइव करेंगे, फिर उसकी कंपैरिजन कराते हुए आप ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो आपको 5 मार्क्स जो है दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। और आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना सिंपल है। बस आपको आर्हेनियस इक्वेशन याद हो तो आपका काम हो गया। लॉग वगैरह सॉल्व करना आपको आता ही है, ग्राफ तो ड्रॉ करना कोई बड़ी बात है ही नहीं अगर इतने तक पहुँच गए तो, ठीक है। तो देखिए इतना आपने याद रख लिया तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है आपके लिए। और इसी के साथ आपको एक खुशखबरी ये देता हूँ कि आपका ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक। एक चीज़ देखिए छोटी सी हमारे सामने और यहाँ पे बचती है कि इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हमें देखना होता है कि क्या कैटलिस्ट का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है रिएक्शन के रेट के ऊपर। तो चलिए यहीं पे लगे हाथ में आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी समझा देता हूँ ग्राफ की हेल्प से। देखिए
तो जब भी मैं ना कैटलिस्ट ऐड करता हूँ किसी भी रिएक्शन में, तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो ऐसा देखा गया है कि इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट जो होता है वो भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही इसी तरह से दी जाती है कि वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए, मतलब खुद ये रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, इसी को मैं कैटलिस्ट कहता हूँ। समझ में आई बात? तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कि बिना कैटलिस्ट के आपकी रिएक्शन के लिए जो पाथ था वो कुछ ऐसा था, ये वाला पाथ कब है, बिना कैटलिस्ट के, हम ऐसे ही लिख देते हैं बिना कैटलिस्ट के। समझ में आई बात? और अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया ना तो ये आपके पाथ को कुछ इतना छोटा कर देता है, और पाथ छोटा हो जाने की वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो जल्दी से ही कंप्लीट हो जाती है, मीन्स उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये वाला पाथ आपका कब है, विद कैटलिस्ट, मतलब जब आपने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया है। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, बस इतना छोटा सा ही आप याद रखिएगा कि कैटलिस्ट भी किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। और अब फाइनली आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड हो जाता है। इस चैप्टर में देखिए ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और साथ ही साथ में रेट पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। पूरे इस चैप्टर के दौरान हमने बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व की हैं, जिसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर पूछी जाती हैं। और अब मैं आपको बीच बीच में ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जितना ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स, इसे भी आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। साथ ही जो हमने पिछला अपना चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, उसे भी आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि हमें कुछ भी भूलना नहीं है। और भूल गए तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे, आगे की चीज़ें हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इस अच्छे सी बात के साथ, अच्छे से विचार के साथ मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय।